नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डायनामिक्स के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिशास्त्र। समूह गतिशास्त्र समूह के विषय में बताता है और समूह गतिशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम पहले देखते हैं। गतिशास्त्र अर्थात डायनामिक्स शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है फोर्स यानी शक्ति। समूह गतिशास्त्र का अर्थ है वे शक्तियां जो समूह में काम करती हैं। समूह गतिशास्त्र का अर्थ है वे शक्तियां जो समूह में काम करती हैं। द फ्रेज ग्रुप डायनामिक्स रिफर्स टू द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन ग्रुप। क्रच और क्रचफील्ड के अनुसार इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि समूह गतिशास्त्र से तात्पर्य वे परिवर्तन जो समूहों में होते हैं। क्रच एवं क्रचफील्ड के अनुसार समूह गतिशास्त्र से तात्पर्य है वे परिवर्तन जो समूहों में होते हैं। ग्रुप डायनामिक्स इंप्लाइज चेंज दैट टेक प्लेस विद इन ग्रुप। और दूसरे महानुभाव है ऑटो क्लाइनबर्ग। इनके अनुसार समूह गतिशास्त्र को परिभाषित करना या उसके महत्व को सीमित करना इतना आसान नहीं है। समूह गतिशास्त्र को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। उनके अनुसार एक दृष्टिकोण से इसका संबंध अनुसंधान के क्षेत्र से है, रिसर्च के क्षेत्र से है, अंतर संबंधी समस्याओं से है, एक दूसरे की अंतर संबंधी समस्याएं। दूसरे दृष्टिकोण से इसमें एक प्रणाली समूह सम्मिलित है। यह एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक प्रणाली होती है। और तीसरे दृष्टिकोण से इसमें समूहों की प्रकृति तथा उसकी अंतरक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। बहुत कुछ समूह गतिशास्त्र के अंतर्गत बहुत कुछ चीजें आती हैं जो एक ही परिभाषा में उसे डिस्क्राइब या परिभाषित नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ महानुभावों ने इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी बीएड में जो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में समूह गतिशास्त्र का तात्पर्य उन शक्तियों का अध्ययन करना है जिसके द्वारा समूह और व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि किसी भी स्कूल कॉलेजेस में समूह में अध्ययन होता है। एक बच्चे को तो पर्सनली मतलब जो ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में ही पढ़ाई होती है और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में समूह गतिशास्त्र का तात्पर्य उन शक्तियों का अध्ययन करना है जिसके द्वारा समूह और व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसकी विशेषताओं को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे संदर्भ में मतलब ग्रुप डायनामिक्स के विषय में हमें अच्छे से और विस्तार से समझ में आएगा। समूह गतिशास्त्र की विशेषताओं में पहला है दोस्तों समूह शक्तियों का अध्ययन। ये जो ग्रुप समूह गतिशास्त्र है ये समूह शक्तियों का अध्ययन करता है। समूह में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, ये ग्रुप डायनामिक्स जो समूह गतिशास्त्र है इसका अध्ययन करता है। दूसरा है समूह परिवर्तनों का अध्ययन। ग्रुप्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं यह ग्रुप डायनामिक्स चेक करता है। समूह गतिशास्त्र ये देखता है कि समूह संगठित होने के बाद समूह में क्या परिवर्तन हो रहा है। पारस्परिक मनोवैज्ञानिक संबंधों का ज्ञान। ग्रुप डायनामिक्स या समूह गतिशास्त्र ये देखता है कि जब ग्रुप फॉर्म होते हैं तो जो ग्रुप के सदस्य हैं उनके अंदर पारस्परिक मनोवैज्ञानिक संबंध कैसे हैं और वो एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप में कैसे देखते हैं। क्रियाशील शक्तियों का ज्ञान। अच्छा, ग्रुप जब फॉर्म होता है, ग्रुप जब बनता है तो समूह गतिशास्त्र ये निरीक्षण करता है कि इसमें क्रियाशील शक्तियां क्या है, ग्रुप में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। निगेटिव को दूर करने के लिए ग्रुप को सजेशन दिया जाता है। और लास्ट है जो तो दोस्तों कॉमन प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान। कॉमन प्रत्यक्षीकरण में समूह गतिशास्त्र के समूह के सदस्य कॉमन प्रति अनुभूतियों का विकास करते हैं जो कि साझे अनुभव और भावनाओं पर आधारित होते हैं। कॉमन प्रत्यक्षीकरण मतलब साझा अनुभव को ग्रुप में जो है
समूह गतिशास्त्र में एक बार देख लेते हैं। समूह गतिशास्त्र में समूह के सदस्य कॉमन अनुभूतियों का विकास करते हैं और जो साझे अनुभव और भावनाओं पर आधारित होते हैं। एक दूसरे पर जो चीजें वैल्यूएबल निकल कर आती हैं, समूह में जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य के संदर्भ में कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, तो वो एक दूसरे पर इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे पर उसका मतलब आदान प्रदान होता है। अगला है दोस्तों कि समूह गतिशास्त्र की कुछ मान्यताएं हैं। ये तो अर्थ हो गया, ये कुछ विशेषताएं हो गई, एक एक लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। अगर ये आया तो 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि बिग क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। फिर भी 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको 1.5 पेज लिखना है, इसलिए 1.5 पेज के लिए कुछ तो होना चाहिए, लेकिन लिखना जरूर है, लेकिन ग्रुप डायनामिक्स से संबंधित ही लिखना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि वो ग्रुप डायनामिक्स अगर टिप्पणी भी पूछा तो आपको टिप्पणी में कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रुप डायनामिक्स से संदर्भित, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, समूह गतिशास्त्र की कुछ मान्यताएं हैं, उसको देख लेते हैं। समूह अनिवार्य एवं सर्वव्यापी है। समूह अनिवार्य एवं सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति कई समूहों का निर्माण करता है। दूसरा है, समूह सशक्त शक्तियों को संगठित करते हैं जो व्यक्तियों पर अत्यंत प्रभाव डालते हैं, जैसे उनका परिवार, उसका चर्च, स्कूल, व्यवसाय आदि। समूह में व्यक्ति का स्थान ही उसके प्रति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है और उसकी आशंकाओं के अनुकूल उसके व्यक्तिगत गुण और आत्मसम्मान समूह में उसका स्थान निर्धारित करते हैं। कोई भी समूह फॉर्म होता है तो उसके जो गुण होते हैं, उसका जो आत्मसम्मान होता है, वो उस समूह में उसका स्थान निर्धारित करता है। समूह के प्रभाव का परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। समूह जब फॉर्म होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह विचार कि समूह पूर्ण रूप से अच्छे होते हैं, यह विचार कि समूह पूर्ण रूप से बुरे होते हैं, दोनों मान्य प्रमाणों पर आधारित है। समूह, पूरा समूह अच्छा है या पूरा समूह बुरा है, ये प्रमाणों पर आधारित है। समूह गतिशास्त्र के ठीक ज्ञान से समूह के वांछित परिणामों के चेतनापूर्ण विकास की भावना हो सकती है। अर्थात समूह गतिशास्त्र के ज्ञान द्वारा समूह के अच्छे परिणामों की ओर लगाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान से मानवीय व्यवहार तथा सामाजिक संस्थानों को सुधारने की शक्ति है। क्योंकि जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए इस समूह गतिशास्त्र की बहुत आवश्यकता होती है और इस पर डिपेंडेंट कार्यप्रणाली निर्भर होती है। अच्छा, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है समूह गतिशास्त्र के तत्व। कुछ तत्व हैं जो समूह गतिशास्त्र को अफेक्ट करते हैं। उन तत्वों को देख लेते हैं। व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य। व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य, ये पहला है। सभी समूह के कुछ लक्ष्य होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से समूह में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति समूहों में हो सकती है। बच्चे के कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा उसके लक्ष्य को निर्धारित हो चुके होते हैं। जो उन लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते वे समूह से बाहर कर दिए जाते हैं। जो समूह के लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते उन्हें समूह से बाहर कर दिया जाता है। समस्या बच्चों, मतलब जिसके अंदर कमी होती है, ऐसे बच्चों, स्कूल से हटने वाले तथा निकाल दिए जाने वाले बच्चों का ही यही कारण है। ऐसे बच्चों को दंड दिया जाता है। परंतु यदि अध्यापक ऐसे व्यवहारों को समूह विषयक समझे तो उसके लिए अलग उपचार साधनों का परीक्षण किया जाता है। कुछ बच्चों को उनके व्यवहार के लिए समूह या संस्था से निकाल दिया जाता है। उसके लिए भी जो है टीचर्स, अभिभावक और ऐसी संस्थाओं को सोचना चाहिए कि उसके भविष्य का क्या होगा। ऐसे बच्चों को दंड दिया जाता है। परंतु यदि अध्यापक ऐसे व्यवहारों को समूह विषयक समझे तो उनके लिए अलग उपचार साधनों का
परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप लक्ष्यों में सुधार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके। विशिष्ट लक्ष्य विशिष्ट समूह के विद्यार्थी को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि उनके अंतर संबंधों की स्थापना होगी और वह समूह की सदस्यता की ओर आकर्षित होंगे। इस प्रकार पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, जो समूह गतिशास्त्र को अफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट है व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, संयुक्तता। इंग्लिश में कहेंगे कोहेंसिवनेस, अर्थात संयुक्तता इस बात की ओर इंगित करती है या संकेत करती है कि समूह के सदस्य कहाँ तक एक दूसरे के साथ संयुक्त रहना चाहते हैं। ग्रुप तभी फॉर्म होता है जब सब एक साथ रहें, और संयुक्तता इस बात पे डिपेंड होती है कि ये समूह एक साथ कहाँ तक रहेगा। उस समूह को संयुक्त कहा जाता है, जिसके सदस्य सामान्य लक्ष्यों की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हों, जिनकी पृष्ठभूमि एक हो, स्थितियों के परिवर्तन के बावजूद भी समूह स्थायी बना रहे। अर्थात कुछ समूह ऐसे हैं जिनके लक्ष्य समान होते हैं, ऐसे समूह एक साथ रह सकते हैं। निम्न रूप से संयुक्त समूह की अपेक्षा उच्च स्तरीय संयुक्त समूह के सदस्यों को अपने सदस्यों की चिंता होती है, इसलिए उनमें अपने समूह के कल्याण में योगदान के लिए सशक्त उत्तेजना रहती है। वे उसके लिए लक्ष्यों को विकसित करने तथा उनकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तेजित रहते हैं। संयुक्तता समूह की शक्ति और सजीवता में योगदान देती है। यह उस समूह की सदस्यता के महत्व को बढ़ाती है। संयुक्तता को लक्ष्य करने वाले कुछ तत्व हैं। अच्छा, पहला तत्व दोस्तों हो गया व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य। दूसरा है संयुक्तता, कोहेंसिवनेस। हम एक साथ कैसे रहें, एक समान विचार वाले ग्रुप एक साथ कैसे रहे, उनके भी पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पहला लक्ष्य, गोल्स। लक्ष्य संयुक्तता का एक तत्व है। सामान्य रूप से स्वीकृत लक्ष्य संयुक्तता के उपयुक्ति में योगदान देते हैं, परंतु संयुक्तता सामूहिक लक्ष्यों की स्वीकृति को संभव बनाती है। लक्ष्यों की अपेक्षा आत्मनिर्धारित लक्ष्य समूह की एकता को स्थापित करने में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब किसी के द्वारा लक्ष्य थोपा नहीं जाना चाहिए, समूह स्वयं निर्धारित करे कि उनका लक्ष्य क्या है। दूसरा है समूह का आकार, साइज ऑफ ग्रुप। ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए। समूह का आकार संयुक्तता को प्रभावित करता है। अगर समूह छोटा है तो एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समूह का आकार बड़ा है तो उसको कंट्रोल करना भी जो है मुश्किल होता है। समूह का आकार इतना बड़ा होना चाहिए जिससे विचारों की विविधता का स्थान हो, इतना छोटा होना चाहिए कि जिसमें सभी सदस्यों का भाग लेना संभव है। समूह बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। समूह का व्यवहार एक लिमिट में होना चाहिए। समूह का आकार उद्देश्य, व्यक्तिगत भूमिकाओं, नेतृत्व और सामूहिक क्रिया को पहचानने की अध्यापक की भाव क्षमता के आधार पर समूह का आकार पर विचार करना चाहिए। अगला है दोस्तों विचार विमर्श, डिस्कशन। संयुक्तता विचार विमर्श द्वारा ही प्रभावित होती है। जब तक हम परिचर्चा नहीं करेंगे तब तक समूह का जो विचार है वो सामने नहीं आ पाएगा। जेंडर ने 1950 में खोज की कि विचार विमर्श के आधार पर निर्मित समूहों में आक्रामकता एवं व्यक्तियों का परस्पर विरोध कम होता है। जो समूह विचार विमर्श के द्वारा बनते हैं या विचार विमर्श करते रहते हैं, उनके अंदर आक्रामकता और विरोध कम होता है। अगला है दोस्तों संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन। ग्रुप में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से एक दूसरे को समझने में परेशानी आती है। जैसे समूह संयुक्तता संचार व्यवस्था के केंद्र की प्रभावशीलता पर निर्भर होता है। सोशियोमेट्री अगला पॉइंट आएगा। सोशियोमेट्री अभी आप समझ लीजिए। समाज मिति, समूहों की सामूहिक स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि उनके सदस्य एक दूसरे के प्रति सुविधा का अनुभव करते हैं। 5वां और अंतिम दोस्तों है इसमें पॉइंट, भाग लेना और वफादारी। भाग लेना और वफादारी
संयुक्तता में योगदान देते हैं। समूह की गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेने में संयुक्तता में वृद्धि होती है। अगर ग्रुप में हम भाग ही नहीं लेंगे और उसमें ईमानदार व्यक्तित्व होना चाहिए। ग्रुप में भाग ले और ईमानदारी, क्योंकि ग्रुप में जब आप काम कर रहे हैं तो आप बेईमानी नहीं कर सकते। बेईमानी अगर करेंगे तो ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, सीधी बात है। ये तो 2 पॉइंट हो गए दोस्तों, व्यक्ति के लक्ष्य और समूह के लक्ष्य। दूसरा है संयुक्तता। तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रतियोगिता, कंपटीशन। क्योंकि हम प्रतियोगिता के युग में रह रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जरूरी है। इससे उनको आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में सहायता मिलती है। यह याद रखना चाहिए कि प्रतियोगिता पर अत्यधिक जोर देने के प्रभावशाली सामूहिक कार्य में बाधा पड़ती है। यह भी ध्यान देना है कि सिर्फ प्रतियोगिता कंपटीशन पर ही ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता का कंपटीशन का युग है, तो बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रेरित करें, लेकिन उसके ऊपर एकदम डिपेंड ना कर दें। अगला है दोस्तों लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं। चौथा पॉइंट, डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर। सफल सामूहिक क्रिया पर लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे सामूहिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का सम्मिलित होना, अंतर संबंधों को प्रोत्साहित एवं दृढ़ करना, विशेषज्ञों का सामना करना, सहमति, सहयोगिता और प्रेम की प्रणालियों का प्रयोग करना। और अंतिम दोस्तों आवश्यक तृप्ति, नीड सेटिस्फैक्शन। सामूहिक व्यवहार अथवा गतिशीलता सामान्य आवश्यकताओं की तृप्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज हमने जो है ग्रुप डायनामिक्स के विषय में पढ़ा, विस्तृत जानकारी ली। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है और संस्थागत विषयों के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए दोस्तों इसे जो है अच्छे से मतलब समझकर इसे पॉइंट्स देकर इसे लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज हमने ग्रुप डायनामिक्स के विषय में विस्तृत जानकारी की। अगले लेक्चर में हम इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे और इसके बाद सोशियोमेट्री पढ़ाया जाएगा। तब तक दोस्तों जो हमारे वीडियो से जुड़े हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।